हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। वेल, ये पार्ट 3 है हमारे सॉलिड स्टेट के क्रैश कोर्स का। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉलिड स्टेट में आने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, हम उन सारे स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स के साथ। और इस स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो हम सारी चीज़ें आराम से देखते हुए चलें। ना मैंने ऑलरेडी इससे पहले जितने भी वीडियोस बनाए हैं, मैंने वहाँ पे आपको ऑलरेडी बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूब के बारे में, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, कैसे हम उसमें नियरेस्ट नेबर ढूंढते हैं, जो इससे पहले का वीडियो था दैट वाज वीडियो नंबर 2, हमने उसमें ये सारी चीज़ें को डिस्कस कर लिया था। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या और कैसे कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीजियम क्लोराइड के साथ। देखो, सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बॉडी सेंटर टाइप होता है। इट्स नॉट बीसीसी, इट्स अ बॉडी सेंटर टाइप, बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर आपका जो क्लोरीन होता है वो आपके कॉर्नर्स पे हम अज्यूम करते हैं, और आपका जो सीजियम होता है वो बॉडी के सेंटर में होता है। अब सर आपने ये क्यों कहा कि अज्यूम करते हैं? क्योंकि देखो बेटा, इसका रीज़न ये होता है, आप अगर सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को देखो तो आपके पास एक लेयर होता है सीजियम का, दूसरा लेयर होता है क्लोरीन का, सीजियम क्लोरीन, सीजियम क्लोरीन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपको मैं आगे आने वाले टाइम में पढ़ाऊँगा कि जब भी आप कोई कंपाउंड पढ़ते हो, जैसे हमने रेडियस रेशियो रूल, जब हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे रेडियस रेशियो रूल, उसमें हमें ये बताया जाता है कि कोई कंपाउंड में कोई चीज़ कहाँ पर कैसे प्रेजेंट होगी, स्पेशली जब हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की। आप लोगों ने ऑलरेडी रेडियस रेशियो रूल के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा होगा। अब देखो, यहाँ पर होता ऐसे है, यहाँ पर मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ कि ग्रीन कलर का पार्टिकल अगर मेरा क्लोरीन है और अगर मेरा अंदर रेड कलर का पार्टिकल सीजियम है, तो मैं ऐसे एक यूनिट सेल अज्यूम कर सकता हूँ जिसमें इस तरीके से मेरे पास सीजियम का यूनिट सेल, क्लोरीन का यूनिट सेल बनेगा, और सीजियम जो होगा उसके बॉडी के बीचों बीच बैठा होगा। अब मैं चाहूँ तो यूनिट सेल को ऐसे भी तो अज्यूम कर सकता हूँ, इस तरीके से ऐसे भी तो अज्यूम कर सकता हूँ। जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं उन्होंने यूनिट सेल बनाया हुआ है, और ग्रीन कलर का पार्टिकल जो है अब वो उनके बॉडी सेंटर में आ गया है। तो एक्चुअली में बॉडी सेंटर में कौन है, कौन है रसोड़े में कौन है? तो वैसे बॉडी सेंटर में कौन है? रेड कलर का पार्टिकल है कि ग्रीन कलर का पार्टिकल है? तो यहाँ हम नहीं कह सकते। तो हम यहाँ अज्यूम क्या करते हैं, हम एक कोई तो यूनिट सेल अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हम क्लोरीन ने यूनिट सेल बनाया है, और सीजियम प्लस जो होता है वो उसके बॉडी क्यूब में अंदर बैठा हुआ है। याद रखना, सीजियम और क्लोरीन का साइज़ ऑलमोस्ट यहाँ पर इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अगर सीजियम का साइज़ धीरे धीरे छोटा होने लगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये करीब करीब आने लगेंगे, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसको हम कहते हैं परफेक्ट फिटिंग। मतलब आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर नहीं होंगे, और बाकायदा उनके अंदर जो बीच में बैठा हुआ पार्टिकल है वो एकदम परफेक्टली फिट बैठ जाएगा, बिना कॉर्नर्स के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस किए। उस समय आपको ऐसी वाली सिचुएशन मिलेगी जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूब है, और सिंपल क्यूब के बॉडी क्यूबिक जो कैविटी है, जिसको हम क्यूबिक वॉइड कहते हैं, उसके अंदर एक पार्टिकल परफेक्ट फिटिंग करके इस तरीके से बैठा हुआ है, ऐसे इस तरीके से वो पार्टिकल बैठा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट फिटिंग। बट इस केस में हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे सीजियम ने क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर दिया है, और क्लोरीन सीजियम के मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देगा। सो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे मेन चीज़ें आपको क्या याद रखनी, सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने। भाई देखो, एक यूनिट सेल अगर आप लेते हो तो एक यूनिट सेल के अंदर दो पार्टिकल्स हैं। कौन से? क्लोरीन का 1/8 वाला हिस्सा, 1/8 × 8, तो क्लोरीन का 1/8 × 8। अगर आप सीजियम मानोगे तो सीजियम का 1/8 × 8, तो यहाँ पे क्लोरीन का 1/8 × 8 प्लस एक सीजियम जो है वो जो बॉडी के बीचों बीच अंदर बैठा हुआ है। तो टोटल मिला के दो पार्टिकल्स आते हैं। किसके? सीजियम का एक पार्टिकल, सीजियम प्लस का, और क्लोरीन माइनस का एक पार्टिकल। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ, एक यूनिट सेल जो है वो एक सीजियम और एक क्लोरीन का बना है, यानी 1 सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल का बना है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये याद रखना। तो सीजियम क्लोराइड के यूनिट सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल सीजियम क्लोराइड होता है, 1 सीजियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे एक्सप्लेन करना बड़ा ही आसान है। यहाँ पे जो भी पार्टिकल बॉडी के बीच में बैठा रहेगा वो अपने कॉर्नर वालों के साथ 8 लोगों के साथ कांटेक्ट में रहेगा। इट विल बी इन कांटेक्ट विद 8 पीपल, 8 डिफरेंट कॉर्नर्स, 8 पीपल। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर कम्स आउट टू बी 8। ना आप सोच रहे होगे कि ये तो बॉडी सेंटर वाले की बात हो गई, कॉर्नर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? भाई देखो, ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ पर, ये 8 क्यूब का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ 8 डिफरेंट क्यूब्स, और हर क्यूब के बॉडी सेंटर के कांटेक्ट में है वो, हर क्यूब के बॉडी सेंटर के कांटेक्ट में होगा। तो इस हिसाब से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आएगा? 8। तो आप सीजियम की बात करो कि क्लोरीन की बात करो, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है? 8। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें, यू विल रियलाइज़ कि यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कटायन और अनायन के बीच का डिस्टेंस है। और वो डिस्टेंस कितना होता है? वो बॉडी डायगोनल का हाफ होता है। और बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है? √3 × a। तो बॉडी डायगोनल का हाफ
यानी √3 इंटू ए का हाफ। तो आपका ये जो डिस्टेंस होता है ये इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम डी के साथ भी लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन कटायन एंड अनायन, यानी कटायन अनायन कितने करीब आ चुके हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि इस यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ ए क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला तो ए क्यूब हो गया। वेट ऑफ ए क्यूब किसकी वजह से आएगा, तो वेट ऑफ सीजियम क्लोराइड। कितना सीजियम क्लोराइड है, एक सीजियम क्लोराइड है, मतलब एक सीजियम क्लोराइड के एटम का आपको वजन ढूंढ के निकालना है। अब हम लोगों ने ये चीज़ प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देखी हुई है और आपको मैंने पूरा बाकायदा पूरा डिस्क्रिप्शन इसका करके दिया था कि एक एटम का वजन या एक मॉलिक्यूल का वजन जो होता है वो होता है मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, उसका क्या आएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ सीजियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि एक ही सीजियम क्लोराइड है, मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। तो ये फॉर्मूला है आपका डेंसिटी ऑफ ए क्यूब का। अब ये याद रखना डेंसिटी ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे सीजियम क्लोराइड को टोटल एक साथ ले लिया। दूसरी बात, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैसे निकालोगे। अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ यूनिट सेल के बारे में, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपको बाकायदा बहुत अच्छे से सिखाया था नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोलार वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर, वेट अपॉन मोलार वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर होल डिवाइडेड बाय 1। तो ये सारी चीज़ें अब आपको सीजियम क्लोराइड के बारे में याद रखनी है। याद रखना सीजियम क्लोराइड टिपिकल बॉडी सेंटर्ड नहीं है, वो एक बॉडी सेंटर जैसा है। तो आप इसका एक और नाम यूज कर सकते हो, फ्यूज्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। दो अलग अलग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हैं, एक बना हुआ है रेड कलर के पार्टिकल्स का और एक बना हुआ है ग्रीन कलर के पार्टिकल्स का, और वो आपस में फ्यूज़ हो गए हैं एक दूसरे में, दे हैव फ्यूज्ड इनटू ईच अदर। तो उस तरीके से अपने को ये पार्टिकल यहाँ पे मिलता है। तो आई होप सीजियम क्लोराइड इज डन। दिस इज हाउ योर सीजियम क्लोराइड लुक्स लाइक। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, वहाँ से लेके वहाँ तक, एंड दैट्स इट, यू गेट अ सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। वहाँ पे समझ में आया। बॉडी के बीच में कौन बैठा हुआ है, बॉडी के बीच में बैठा हुआ है सीजियम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम। अब नेक्स्ट डायग्राम जो है वो है सोडियम क्लोराइड का। लेकिन सोडियम क्लोराइड को समझने से पहले आई होप आपने ये जो वीडियो मैंने पीछे बनाया था, इससे पहले वाला वीडियो, दैट्स वीडियो नंबर 2, मैंने उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि किसी भी फेस सेंटर्ड क्यूब में, किसी भी फेस सेंटर्ड क्यूब में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होती हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती हैं वो एजेस पर होती हैं। ऑल दिस वॉइड जिनको अभी मैं लाइंस मार के बना रहा हूँ, ये सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। एंड ये कितनी होती हैं, इनका एक यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा 1/4 होता है। द कंट्रीब्यूशन इज़ 1/4, मतलब जो वॉइड यहाँ प्रेजेंट है वो 4 और क्यूब्स में डिवाइडेड होती है, एंड दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के बीचों बीच यहाँ पर होती है। फेस सेंटर्ड क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद के जितने भी स्ट्रक्चर्स वो सब फेस सेंटर्ड क्यूब बताएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना, ये जो कितने भी ग्रीन कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये जो मैंने बनाए हुए हैं, जो एज लेंथ से, एज कॉर्नर से थोड़ा नीचे होते हैं, ये सब के सब जो होते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो प्रीवियस वीडियो में आपने इतना ज़रूर देख लिया होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड फेस सेंटर्ड क्यूब में कहाँ लोकेट करनी होती हैं और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की। देखो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के अंदर आपको इतना याद रखना है कि हमारे पास सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस होता है, जहाँ पे क्लोरीन आपका FCC बनाता है। तो जो मेन क्यूब है वो क्लोरीन ने बनाया, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, कॉर्नर पे क्लोरीन है, फेस पे क्लोरीन है, हर कॉर्नर हर फेस पे क्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो क्लोरीन कितना प्रेजेंट होगा, तो देखो कॉर्नर का 1/8 × 8 हो जाएगा और प्लस फेस का हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू 6 हो जाएगा, यानी टोटल मिला के क्लोरीन कितना आएगा, टोटल मिला के क्लोरीन 4 आएगा। अब अगर फेस सेंटर्ड में Z का वैल्यू 4 होता है फेस सेंटर्ड क्यूब में, इसका मतलब वहाँ पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं। वेयर आर योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑल दिस एज लेंथ, ये देख रहे हो, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और आपका जो सोडियम होता है वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। तो जितनी भी एज लेंथ हैं सब के कॉर्नर्स पे, एज पे, यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है। ये सोडियम 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 और एक सोडियम बॉडी के बीचों बीच वहाँ प्रेजेंट होगा अंदर में, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के बीचों बीच यहाँ पर होती है। तो अब अगर कोई तुमसे पूछे कि सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में Na:Cl- का रेशियो कितना है, तो आपका सोडियम कितना प्रेजेंट है, 4, और क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, 4। मतलब एक यूनिट सेल जब आप लेते हो, व्हेन यू टेक 1 यूनिट सेल,
ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो वहाँ पर 4 NaCl के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज 4 सोडियम और 4 क्लोरीन मिलके एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाते हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन से दैट एक यूनिट सेल में 4 NaCl मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगला क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो यहाँ पे क्लोरीन ने FCC बनाया है, क्लोरीन ने FCC बनाया है, तो क्लोरीन का क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन कितना निकल के आएगा? 12, क्योंकि FCC का मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया है। 4 एटम ये हो जाएंगे, 4 एटम्स विल बी दिस, एक एटम ऊपर वाला हो गया, एक एटम ये साइड वाला हो गया, और एक एटम इसके नीचे वाला जो नीचे से आएगा, और एक एटम यहाँ से साइड वाला हो जाएगा। अगर 4 फेस सेंटर ये हैं वो साइड से, तो ये दूसरे क्यूब का भी हिस्सा है। यहाँ पर एक और क्यूब आएगा जिसका हिस्सा होगा, आई होप समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर देयर विल बी वन मोर क्यूब जिसका हिस्सा होगा, और यहाँ पर भी एक फेस सेंटर होगा, यहाँ पर भी एक फेस सेंटर होगा, वो साइड में भी एक फेस सेंटर होगा, नीचे भी एक फेस सेंटर होगा। तो ये पार्टिकल को अगर मैं देखूँ, ये वाला पार्टिकल जो मेरा था वो उसके ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले, इसके साइड वाले, इसके साइड वाले, उसके साइड वाले, इसके साइड वाले, और इसका नीचे और उधर का नीचे, और 4 कॉर्नर्स, मतलब टोटल 12 लोगों के कॉन्टैक्ट में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन कम्स आउट टू बी 12। अब एक और चीज़ मुझे बताओ, मेरे क्लोरीन के इर्द गिर्द कितने सोडियम प्रेजेंट हैं? तो पहला सोडियम है ऊपर, दूसरा सोडियम है नीचे, तीसरा सोडियम है यहाँ पे, चौथा सोडियम है यहाँ पे, 5वां सोडियम बॉडी के बीचों बीच होगा अंदर, क्योंकि आई होप आपको पता है बॉडी सेंटर में भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और 6वां सोडियम यहाँ साइड में होगा इस यूनिट सेल के। जैसे अगर मैं बात करूं इस सोडियम के बारे में, तो यहाँ पर मैं एक और यूनिट सेल बना सकता हूँ इस तरीके से। देयर विल बी अनदर यूनिट सेल जो ऐसा होगा, इस तरीके से, ऐसे, समझ में आ रहा है? तो इसके बॉडी के बीचों बीच कौन होगा? एक सोडियम होगा, उधर उस साइड में अंदर की तरफ बीचों बीच एक सोडियम होगा, और 4 सोडियम ऊपर हैं, 1 2 3 4 ये साइड में हो गए, ऊपर नीचे आजू बाजू में, अंदर और बाहर। तो कुल मिला के एक क्लोरीन के आसपास 6 सोडियम होते हैं। तो Cl माइनस आयन इज सराउंडेड बाय 6 कटायंस, इस तरीके से 6 कटायंस होते हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू, लेफ्ट राइट। समझ में आया? नाउ सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे बताओ एक सोडियम के इर्द गिर्द कितने क्लोराइड आयंस हैं? तो एक क्लोरीन नीचे है, अगर नीचे है तो ऊपर भी होगा, एक क्लोरीन इधर है तो इधर है तो साइड में भी होगा, एक क्लोरीन ये साइड में अगर वहाँ है तो बैक साइड में भी होगा। मतलब एक सोडियम के इर्द गिर्द मेरे पास कितने क्लोराइड आयंस होते हैं? 6 क्लोराइड आयंस होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स में याद रखना कि आपके आयंस को 6 आयंस एक दूसरे को सराउंड करते हैं, इसीलिए बहुत अच्छी ज्योमेट्री है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मेरा सोडियम प्रेजेंट होता है। अब क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे इंपॉर्टेंट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर पढ़ते समय, सोडियम और क्लोरीन कहाँ होता है? फेस सेंटर्ड। सोडियम कहाँ होता है? ऑक्टाहेड्रल। फेस सेंटर्ड मतलब क्लोरीन कितना होगा? 4 फेस सेंटर बनाने वाला, टेट्राहेड्रल 8 होंगे, ऑक्टाहेड्रल 4 होंगे। पर मेरा सोडियम कहाँ बैठा है? 4 के 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर मैं सिंपल रेशियो निकालूं तो सोडियम इज टू क्लोरीन का रेशियो 4:4 आएगा, मतलब दैट इज़ 1:1 सिंपलेस्ट रेशियो। तो एक यूनिट सेल में 4 NaCl के मॉलिक्यूल होते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है? डेंसिटी ऑफ ए क्यूब। डेंसिटी ऑफ ए क्यूब मैंने आपको ऑलरेडी निकालना सिखा दिया है, मोलार मास इंटू 4 एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। मुझे लगता नहीं है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर दिस मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज़ द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं? 4। तो मोलार मास इंटू 4 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप इस डायग्राम से सीखोगे कि यहाँ पर आपको याद रखना है, कैन यू सी दिस? ये देख रहे हो, ये यहाँ पे रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन है, ये रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन है। अब यहाँ पे ये डायामीटर है सोडियम का, तो उसमें रेडियस ऑफ सोडियम प्लस और रेडियस ऑफ सोडियम प्लस। तो मैं कह सकता हूँ पूरा का पूरा एज लेंथ जो है वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na प्लस आयन का बना हुआ है। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डिस्टेंस बिटवीन कटायन और अनायन कितना है? तो कटायन और अनायन का डिस्टेंस अगर कोई निकाले तो वो कितना हो जाएगा? एज लेंथ का हाफ हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट, अनायन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? ये है कि ये है? ये भी तो एक अनायन है,
ये भी एक अनायन है, ये भी एक अनायन है। तो इस अनायन के पास वाला ये सबसे नज़दीकी वाला है कि ये सबसे नज़दीकी वाला, इसको भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फेस सेंटर में। ये जो डिस्टेंस है ये आपका फेस डायगोनल का आधा है। व्हाट इज़ फेस डायगोनल? √2 इंटू ए का हाफ। व्हाट इज़ √2? 1.414 इंटू ए का हाफ, दैट कम्स आउट टू बी 0.707 इंटू ए। तो ये जो डिस्टेंस होगा दो अनायंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा फेस डायगोनल का आधा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अब देखो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सपोज ऑन वन ऑफ द फेस डायगोनल फेस एटम्स आर मिसिंग, मतलब ये वाला एक फेस एटम मिसिंग है और वो साइड का एक फेस एटम मिसिंग है, तो इसका स्टोक्योमेट्री क्या बनेगा? तो आपको क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए। इन क्वेश्चंस को हम आने वाले टाइम में टैकल करेंगे ऐसे क्वेश्चन। फिलहाल आप इस वीडियो में NaCl का स्ट्रक्चर याद रखना कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और NaCl में कौन कहाँ पर किधर कैसे बैठा होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें NaCl के बारे में समझ में आ गई हैं कि Na कहाँ पर है और क्लोरीन कहाँ पर है, मतलब सोडियम का पोजीशन कहाँ पर है। अब याद रखना एक सोडियम बॉडी के बीचों बीच भी है, उसको अक्सर लोग भूल जाते हैं। मतलब इस डायग्राम में बताऊँ तो एक सोडियम यहाँ पर है, इधर सोडियम है मेरा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, अच्छा एक और चीज़ याद रखना, NaCl के स्ट्रक्चर को रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, पत्थर वाला नमक, रॉक सॉल्ट। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में फ़र्क क्यों है? भाई बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि सीजियम का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, वेरेस सोडियम का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इफ़ यू कैन सराउंड अ पॉजिटिव आयन लाइक सीजियम विद 8 क्लोराइड आयंस रेदर देन जस्ट 6, देन यू शुड हैव अ मोर स्टेबल क्रिस्टल। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अगर सीजियम को, अब यहाँ 8 लोग खड़े हुए हैं तो 8 लोग एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, दे कैन रिपेल ईच अदर, बराबर है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा आयंस एक दूसरे के नज़दीक आएंगे रिपल्शन बढ़ेगा। पर यहाँ पे सीजियम का साइज़ इतना काफ़ी बड़ा है कि उसने आयंस को सेपरेट करके रखा। इसको मैं एक बेस्ट एग्जांपल से ऐसे समझा सकता हूँ, मानो आपके पास 3 एटम्स हैं जो इस तरीके से अरेंज हैं और उनके बीच में एक स्पेस है, वहाँ पे एक छोटा सा आयन प्रेजेंट है। तो ये छोटे छोटे वो जो छोटा सा आयन प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इन 3 आयंस को एक दूसरे से रिपेल करवाने से नहीं बचा सकता। पर अगर वो बीच वाला आयन काफ़ी बड़ा हो जाए तो, अब अगर वो काफ़ी बड़ा हो जाए तो वो इन आयंस को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। अब रिपल्शन से ज़्यादा अट्रैक्शन मैटर करने वाला, रिपल्शन कम होगा और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। सेम फंडा यहाँ लगता है। सोडियम का साइज़ बहुत छोटा है, सोडियम सीजियम से बहुत छोटा है। अगर सोडियम इस बॉडी सेंटर्ड क्यूब में चला जाता तो ये अंदर बैठे हुए जो कॉर्नर पे लगे हुए एटम्स हैं ये एक दूसरे से चिपक जाते। इसको मैं इस डायग्राम में भी समझा सकता हूँ। यहाँ पर अगर इस डायग्राम को मैं ऐसे बना लेता कि मेरे ग्रीन पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं एंड दे आर योर क्लोराइड आयन, और उनके बीच में एक छोटा सा एटम बैठा है, तो क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नेगेटिव एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया और वो रिपेल कर रहा है। वहीं पे अगर मैं ऐसा डायग्राम बना लूँ कि मेरे पास एक सेंटर में एटम है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है और एक एटम यहाँ है, दस इज़ क्वाइट स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो बीच का बैठा हुआ एटम है उसने इन दोनों एटम्स को सेपरेट कर दिया है। ऑल द एटम्स आर सेपरेटेड। यही रीज़न होता है कि आप अगर यहाँ देखो, आपका sodium ions are smaller than cesium ions. Attraction because of 8 chloride ions around sodium rather than 6 is more encountered by new repulsion between chloride ion themselves. अगर सोडियम के इर्द गिर्द में 8 क्लोराइड आ जाते तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, होल अरेंजमेंट वुड श्रिंक, सब कुछ खत्म हो जाता। हैंस सोडियम क्लोराइड इज 6-6 कोऑर्डिनेटेड, द बेस्ट वे फॉर इट टू ऑर्गेनाइज। क्योंकि सोडियम का साइज छोटा है और इसको हम लोग रेडियस रेशियो रूल से भी समझा सकते हैं, रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन, जो कि 0.414 से लेके 0.732 पे आती है इस केस में, और 0.732 से लेके 1 के बीच में आती है इस केस में। तो रेडियस रेशियो रूल आप आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है। अगला जो स्ट्रक्चर है हमारा उसको कहते हैं जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर रास्ता खोलता है डायमंड के स्ट्रक्चर के लिए। तो आपको सबसे पहले जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो, जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर की खासियत ये होती है कि यहाँ पर आपके पास जो जिंक सल्फर होता है, मैं अगर बात करूँ जिंक Zn2+ की और बात करूँ सल्फर 2- की, यहाँ पे सल्फर काफ़ी बड़ा एटम है।
सल्फ़र काफ़ी बड़ा है। तो सल्फ़र जो होता है वो FCC बनाता है। तो कैन यू सी ग्रीन कलर के पार्टिकल्स, ये सारे ग्रीन कलर के पार्टिकल सल्फ़र के हैं। देखो 4 कॉर्नर के एटम हो गए, एक फेस सेंटर हो गया। ये 4 कॉर्नर के एटम्स हो गए, एक फेस सेंटर हो गया। ये 4 कॉर्नर के एटम्स हो गए, एक फेस सेंटर हो गया। ये 4 कॉर्नर के एटम्स और ये फेस सेंटर, और ये यहाँ का फेस सेंटर, ये बैक साइड का फेस सेंटर। तो जितने भी ग्रीन कलर के पार्टिकल्स आप देख रहे हो ये सारे के सारे फेस सेंटर पार्टिकल्स हैं। तो अब यहाँ पे जिंक इज टू सल्फ़र में सल्फ़र ने बनाया है FCC। तो सल्फ़र कितना प्रेजेंट होगा? 4 होगा भाई। क्यों 4 होगा? 1/8 × 8 कॉर्नर का प्लस हाफ × 6 हाफ फेसेस का। तो जिंक कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? तो देखो आपका जो सल्फ़र है उसने फेस सेंटर बनाया, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी? 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी? 4। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जब रेडियस ऑफ Zn2+ को डिवाइड करते हो रेडियस ऑफ सल्फ़र 2- से, तो इसका जो आंसर आता है वो 0.225 से लेके 0.414 के बीच में आता है, जो ये बताता है कि आपका जो जिंक होना चाहिए वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होना चाहिए। अब दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 हैं। कहाँ होती है टेट्राहेड्रल वॉइड? देखो जिंक के एग्जैक्टली नीचे, जिंक से थोड़ा सा ऊपर हम लोगों ने फेस सेंटर्ड में टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करना सीखा है। कहाँ होती हैं? कॉर्नर से नीचे, कॉर्नर से थोड़ा सा नीचे। जितनी भी रेड कलर दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। मुझे उम्मीद है आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हुए हो तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेट करना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो जिंक है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा है, मतलब आधे टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा है। इसका मतलब 1/2 × 8:4। सल्फ़र 4 है और आधे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में सल्फ़र है, जिंक है, मतलब 4:4। ये भी NaCl जैसा निकला, पर NaCl में फ़र्क था। NaCl में सारे के सारे एटम जो थे वो ऑक्टाहेड्रल में थे और एक बीच में था। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली पड़ी हुई है। आपका पार्टिकल कहाँ है? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ से नीचे आपको एक जिंक मिलेगा और यहाँ सामने आपको एक जिंक मिलेगा। वो बीच में नहीं है, वो एज पे नहीं है, वो पार्टिकल से थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ से ऊपर आपको एक पार्टिकल मिलेगा और वहाँ से ऊपर आपको एक पार्टिकल मिलेगा। तो हो गया ना ऑल्टरनेट। तो जिग जैग देख रहे हो, ये जिंक है, ये आपका कौन है? जिंक है, ये आपका जिंक है और ये आपका जिंक है। सेम स्ट्रक्चर डायमंड का होता है। सिर्फ डायमंड के स्ट्रक्चर में और जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या आता है? यहाँ पर जिंक प्रेजेंट होता है, वहाँ पे कार्बन ही कार्बन होता है, और यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, कार्बन 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 हर जगह कार्बन होगा, फेस पे कार्बन होगा, कॉर्नर पे कार्बन होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन ही होगा। तो मैं डायमंड का स्ट्रक्चर के साथ आपको इस जिंक सल्फाइड के साथ डायमंड बता रहा हूँ। ये देखो, ये कार्बन 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 बन गया फेस सेंटर, कार्बन है, कार्बन 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 बन गया फेस सेंटर, कार्बन 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 तो बन गया फेस सेंटर कार्बन का, और ये भी फेस सेंटर है कार्बन का, ये भी फेस सेंटर कार्बन का, ये भी फेस सेंटर कार्बन का। अब आपको पता करना है कि अगले कार्बन कहाँ है। कैन यू सी? यहाँ से नीचे टेट्राहेड्रल होल में कार्बन है, फिर यहाँ से नीचे टेट्राहेड्रल होल में कार्बन है। अब एक्चुअली ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है, यहाँ पे जो कार्बन का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यू कैन नॉट सी कॉल इट एज ए परफेक्ट टेट्राहेड्रल, बट ये एलोंगेटेड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर है, जिसके बीच में कार्बन आ गया। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? कार्बन। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? कार्बन। तो आपको नहीं लगता डायमंड का स्ट्रक्चर और जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है? कैन यू सी दिस? बस फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आ जाता है उनके स्ट्रक्चर में। यहाँ पर जिंक प्रेजेंट है तो वहाँ पे सिर्फ कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट है, तो वरना दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड है, अगर एक A है तो दूसरा B है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे सबके सब कार्बन ही कार्बन है, फेस सेंटर कार्बन, टेट्राहेड्रल वॉइड कार्बन है। अगर अब तो कोई तुमसे पूछे कि डायमंड के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं, तो कार्बन इज टू कार्बन अगर मैं निकालूँ, एक कार्बन ने आपका फेस सेंटर क्यूब बनाया है, दूसरा जो कार्बन है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो जिसने फेस सेंटर बनाया है वो कितने कार्बन हो गए? 4। तो ऑल्टरनेट कार्बन कितने हो गए? एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा कार्बन ये है, तो ये भी 4 हो गए। मतलब यहाँ पर भी 4:4 आता है, लेकिन चारों के चारों कार्बन ही है। तो हम कह सकते हैं 8 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक कार्बन के यूनिट सेल में, डायमंड के यूनिट सेल में। तो 1 यूनिट सेल करस्पॉन्ड्स टू 8 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर भी तो 8 एटम्स आते हैं, लेकिन सर यहाँ फ़र्क है, यहाँ 4 जिंक के हैं,
4 सल्फ़र के हैं, बिकॉज बीच में बैठा हुआ प्राणी अलग है यहाँ पे। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है आपको इस डायग्राम से जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो जिंक सल्फाइड और डायमंड का स्ट्रक्चर सेम है। अब देखो चीज़ें क्या याद रखनी है आपको यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर कोई तुमसे पूछे कि जिंक के इर्द गिर्द कितने सल्फ़र हैं, तो भाई देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने लोगों से बनती है? टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? 4 लोगों की, बिकॉज 4 लोग मिल के टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। समझ में आया ना? सिमिलर टर्म्स में हम ये भी पूछ सकते हैं कि सल्फ़र के का कोऑर्डिनेशन विद रिस्पेक्ट टू जिंक कितना होगा। आपको मैं यहाँ एक क्यूब बनाता हूँ, आपको मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ और आपको इस चीज़ को समझाता हूँ 2D में, तो आप इसको 3D में इमेजिन करना। मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास 4 स्क्वायर हैं यहाँ पे, और हर स्क्वायर पे एक सर्कल प्रेजेंट है, यहाँ पे हर कॉर्नर पे एक सर्कल प्रेजेंट है। अब अगर मैं आपसे कहूँ इस तरीके से, और मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक बॉक्स के अंदर ऑल्टरनेट पोजीशंस पर एक रेड कलर का पार्टिकल्स है, मतलब इस स्क्वायर में यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ भाई, ये जो आप पार्टिकल देख रहे हो ना, जो यहाँ प्रेजेंट है, ये कितने क्यूब्स का हिस्सा है? सर 4 क्यूब्स का हिस्सा है। तो बताओ इसके इर्द गिर्द कितने रेड कलर के पार्टिकल्स हैं? तो सर 2 ही आएंगे, इवन दो वो 4 क्यूब का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट है ना, जिंक खुद ऑल्टरनेट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ और यहाँ होगा। तो सिमिलर पैटर्न में अगर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ मेरे जिंक के इर्द गिर्द, मेरे सल्फ़र के इर्द गिर्द कितने Zn2+ आयन प्रेजेंट हैं, तो इसका आंसर देना बड़ा सिंपल है। कैसे बड़ा सिंपल है? ये सल्फ़र 8 क्यूब का हिस्सा है। कितने क्यूब का हिस्सा है? 8। हर क्यूब के पास वो एक टेट्राहेड्रल होल बनाएगा। क्या हर टेट्राहेड्रल होल में आपको जिंक मिलेगा? नहीं। देखो ये सल्फ़र को देखो, इस सल्फ़र के टेट्राहेड्रल होल में जिंक नहीं है, इस सल्फ़र के टेट्राहेड्रल होल में यहाँ पे जिंक है, इस सल्फ़र के यहाँ नहीं है, पर नीचे वाले सल्फ़र के यहाँ है। देखो इस सल्फ़र के टेट्राहेड्रल में कोई जिंक नहीं है, पर क्या इसके इर्द गिर्द कभी जिंक ही नहीं होगा? नहीं, इस क्यूब में नहीं है, मे बी अगले क्यूब में होगा। तो ऐसे अगर मैं बात करूँ तो एक सल्फ़र के इर्द गिर्द 4 जिंक मिलेंगे, इवन दो वो 8 क्यूब का हिस्सा है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि मेरे जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में, अब हम पीछे आते हैं, अब हमें क्या क्या याद रखना है। देखिए वाइट कलर सल्फर, ये अंदर कौन बैठा है? इधर ये जिंक है। कैन यू सी? ऑल्टरनेट जिंक बैठे हुए हैं, इधर है सामने है, तो इधर है तो सामने, मतलब कैन यू सी डायगोनली प्रेजेंट है एक दूसरे के। अब वाइट कलर के पार्टिकल कितने सारे सल्फर हैं, फेस सेंटर बनाया हुआ है, टेट्राहेड्रल होल्स में जिंक बैठा हुआ है। जिंक अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, सल्फर फेस सेंटर, सल्फर कितना हो गया? 4। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन हो गया? जिंक, यानी 4:4 का रेशियो आया। 1 यूनिट सेल ऑफ जिंक सल्फाइड करस्पॉन्ड्स टू 4 जिंक सल्फाइड। एक यूनिट सेल के अंदर 4 जिंक सल्फाइड होते हैं, 4 जिंक और 4 सल्फर। डेंसिटी का फॉर्मूला मोलार मास ऑफ जिंक सल्फाइड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी एक मॉलिक्यूल का वजन मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने पहले ही बता दिया, जिंक का सल्फर के रिस्पेक्ट में 4 है, सल्फर का जिंक के रिस्पेक्ट में 4 है, लेकिन सल्फ़र का सल्फ़र के रिस्पेक्ट में कितना होगा? तो देखो आप समझने की कोशिश करो, सल्फ़र ने FCC क्रिस्टल बनाया है। अगर सल्फ़र ने FCC क्रिस्टल बनाया है तो सल्फ़र का सल्फ़र के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब याद रखना, जिंक सल्फाइड में कटायन और अनायन के इर्द गिर्द 4 अपोजिट आयन्स होते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में कटायन और अनायन के इर्द गिर्द 6 होते थे, और सीजियम क्लोराइड में एक कटायन और एक अनायन के इर्द गिर्द 8 होते हैं। आई होप समझ में आया। इससे हमें ये समझ में आता है कि आपका सीजियम काफ़ी बड़ा था, फॉलोड बाय आपका सोडियम आया, फॉलोड बाय आपका Zn2+ आया। इसीलिए अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर्स पे ध्यान दो तो सीजियम काफ़ी बड़ा था, तो वो फैल गया, अपने इर्द गिर्द ज़्यादा अनायंस को अपने इर्द गिर्द रखा, 8 अनायंस उसके आसपास थे। सोडियम थोड़ा छोटा था, इसीलिए उसने अपने इर्द गिर्द 6 अनायंस को रखा, और जिंक बहुत छोटा था, इसीलिए उसने अपने इर्द गिर्द सिर्फ 4 अनायंस को रखा। दैट शोज़ द साइज एज वेल। तो कुदरत अपने आप को इसी तरीके से एडजस्ट करती है कि वो अपने आप को बैलेंस कर सके नेचर में। तो देखो इससे हमारे 2 स्ट्रक्चर क्लियर हो गए। जिंक सल्फाइड में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो ये हो गया, एक डायमंड हो गया, कार्बन का डायमंड। अब देखो एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अब मैं यहाँ दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर तुमसे पूछूँ कि मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से डायगोनली ड्रॉ करता तो लाइन यहाँ चली जाती।
आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना है ये आपको पता करना है। तो भाई देखो, कटायन और अनायन में आप एक टेट्राहेड्रल होल्स को अगर आप लेते हो तो कटायन और अनायन के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे के जा रहा हूँ। आप ये मेरे लिए सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और मैं अगर यहाँ तक जाता हूँ तो मेरे कटायन और अनायन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फेस सेंटर्ड क्यूब पे जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टेट्राहेड्रल होल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा प्रोबेबली, तब आप इसका आंसर आराम से दे पाओगे। ठीक है, आई एम लिविंग दिस एज एन होमवर्क फॉर यू पीपल। थोड़ा दिमाग लगाना। ऑब्वियसली मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा, इस वीडियो में मैं आपको नहीं दूंगा। सिमिलरली आपको मुझे यहाँ पे पता करना है एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे हमने यहाँ डायग्राम जो देखा है यहाँ पे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कार्बन, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कार्बन। एक जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो, और एक जो टेट्राहेड्रल होल में यहाँ पे प्रेजेंट है वो, उसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये आपको मेरे लिए कैलकुलेट करना है। अब बढ़ते हैं आगे। डायमंड के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहो तो उनके बारे में थोड़ा सा रीड कर लो। मुझे ये सब सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि डायमंड क्या होता है, ये आपने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर हैं। पहले हम स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। देखो, आप अगर यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास एक है कैल्शियम, एक है कैल्शियम फ्लोराइड। अब कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर की खासियत क्या है, आई हैव गॉट कैल्शियम 2 प्लस, आई हैव गॉट फ्लोराइड -1। यहाँ पर कैल्शियम क्योंकि थोड़ा बड़ा है वो मेरा मेन क्यूब बनाएगा फेस सेंटर, और मेरा फ्लोराइड आयन जो कि थोड़ा छोटा है वो जाएगा सारे के सारे टेट्राहेड्रल होल्स में, सारे। यहाँ पर आप जो ऑरेंज येलो कलर के पार्टिकल्स देख रहे हो, येलो कलर के पार्टिकल्स जो कॉर्नर पे हैं और जो फेस पे हैं, वो सारे के सारे आपके कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं। और जो टेट्राहेड्रल होल्स में आप देख रहे हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल होल्स में कौन बैठा है, फ्लोरीन। अब देखो ध्यान से सुनो, कैल्शियम फ्लोराइड और जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। कैल्शियम फ्लोराइड और जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में फ़र्क ये है कि यहाँ पर भी आपका जिंक टेट्राहेड्रल होल्स में था, लेकिन ऑल्टरनेट, अगर यहाँ है तो नीचे नहीं है, अगर यहाँ है तो नीचे नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में सारे के सारे टेट्राहेड्रल होल्स में कौन बैठा हुआ है, फ्लोरीन। यही रीज़न है, आप अगर यहाँ देखो, सिंस मेरे कैल्शियम ने FCC बनाया है तो कैल्शियम के 4 पार्टिकल्स होंगे, और फ्लोरीन ने टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई किए वो भी सारे, तो वो 8 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है फेस सेंटर्ड क्यूब के अंदर हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल होल्स होते हैं और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। तो यहाँ पे सारे, इसीलिए इनका रेशियो क्या आएगा, 1:4:8, यानी एक्चुअली में 4 कैल्शियम और 2 फ्लोरीन होते हैं, इसीलिए 1:2 इनका रेशियो आता है। इसीलिए इसको फॉर्मूले में भी आप देख रहे हो 1:2, 1:2, इसको बोलते हैं फार्मूला यूनिट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट। आपने बहुत बार पढ़ा होगा फार्मूला मास, मोलार मास, फार्मूला मास। तो आयोनिक सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो हम उनका फार्मूला मास लिखते हैं। क्यों लिखते हैं फार्मूला मास? क्योंकि आयोनिक का क्रिस्टल होता है। अब क्रिस्टल में तो बहुत सारे सोडियम और बहुत सारे फ्लोरीन होंगे, बहुत सारे कैल्शियम होंगे, बहुत सारे क्लोराइड होंगे। हमें एक यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट हैं, Ca1F2, ये इनका रेशियो है। अब हम उसकी बात करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फार्मूला मास। देख रहे हो इनका फार्मूला क्या, सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको याद क्या रखना, मुझे बताओ एक कैल्शियम के इर्द गिर्द कितने फ्लोरीन होंगे। भाई देखो कैल्शियम कॉर्नर पे है और वो 8 क्यूब का हिस्सा है, लेकिन यहाँ सिचुएशन बदल गई है, यहाँ हर कॉर्नर पे उसको फ्लोरीन मिलने वाला है। तो मतलब 8 के 8 कॉर्नर पे कैल्शियम को फ्लोरीन मिलेगा। तो कैल्शियम का फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। अगला, फ्लोरीन के इर्द गिर्द कितने कैल्शियम होंगे। भाई फ्लोरीन टेट्राहेड्रल होल्स में प्रेजेंट है और टेट्राहेड्रल होल्स 4 कैल्शियम बनाएंगे, 4 कैल्शियम मिलके बनाएंगे। तो मेरा फ्लोरीन के इर्द गिर्द 4 कैल्शियम प्रेजेंट होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। और कैल्शियम का कैल्शियम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12, क्योंकि उसने FCC बनाया है। ठीक है, ये फ्लोराइड के बारे में। इसका एग्जैक्टली अपोजिट जो होता है वो एंटी फ्लोराइड होता है। क्या होता है एंटी फ्लोराइड? अब देखो यहाँ पे मेटल आपका जो था पॉजिटिव, वो कौन क्या बना रहा था, FCC। तो यहाँ पे मेटल जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल होल्स में चला जाएगा। यहाँ पर अनायन
कहाँ था, टेट्राहेड्रल होल्स में था। तो यहाँ पर अनायन क्या बनाएगा, फेस सेंटर बनाएगा। मतलब सिर्फ कटायन और अनायन का पोजीशन अगर स्वाइप कर दिया जाए तो हमें स्ट्रक्चर ये मिलता है। इसको कहा जाता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सारे बदल जाएंगे, लेकिन सिर्फ क्या चेंज रहेगा, फिक्स रहेगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा क्योंकि एफसीसी बनाया है। सोडियम कहाँ प्रेजेंट है, अब सोडियम टेट्राहेड्रल में है तो उसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 होंगे। ऑक्सीजन का सोडियम के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 8, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है और ये 8 क्यूब का हिस्सा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ 8 डिफरेंट क्यूब्स और 8 के 8 क्यूब्स में उसको सोडियम मिलेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हो। कैन यू से दिस, कैल्शियम ने एफसीसी बनाया है, कैन यू सी कैल्शियम एट ऑल दी लैटिस पॉइंट्स। और फ्लोरीन टेट्राहेड्रल होल्स में बैठे हैं, 4 टेट्राहेड्रल होल नीचे, 4 टेट्राहेड्रल होल्स ऊपर। कैन यू सी यहाँ 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 ऊपर, वहाँ, यहाँ पर और यहाँ पे। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। पर यहाँ और यहाँ स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है, अब यहाँ मेटल था तो यहाँ पे नॉन मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल था तो यहाँ पर सोडियम है। पोजीशंस आर स्वाइप। तो मुझे उम्मीद है फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो चलो बात करते हैं अब अगले कंपाउंड की, जिसको कहा जाता है स्पिनियल कंपाउंड। ना देखो बेसिकली स्पिनियल कंपाउंड्स होते क्या हैं। स्पिनियल कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ पर आपके पास, हम जो स्पिनियल कंपाउंड पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले ऑक्साइड के बनाए हुए स्पिनियल कंपाउंड। अब यहाँ पे होता है क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं और एक हमारे पास एक नॉन मेटल होता है। अब ये नॉन मेटल कोई और भी हो सकता है, हम ऑक्सीजन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब जैसे सल्फर हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्साइड के बनाए हुए स्पिनियल कंपाउंड। यहाँ पे हमारा जो एक मेटल होता है ए, वो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और हमारा जो मेटल होता है बी, वो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो एफसीसी का लैटिस बनाएगा और जो हमारा ए और बी है वो हमारे वॉइड्स में जाके बैठेंगे। अब वो कौन से वॉइड में जाके बैठेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा ए मेटल जो है, अगर मेरा ए मेटल वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है और अगर मेरा मेटल बी अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है, हम उसको कहते हैं नॉर्मल स्पिनियल। क्या कहेंगे उसको, नॉर्मल स्पिनियल। अगर मेरा मेटल ए अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाता है, अगर मेरा मेटल ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाता है तो हम उसको कहते हैं इन्वर्स स्पिनियल कंपाउंड। क्या कहेंगे उसको हम, इन्वर्स स्पिनियल कंपाउंड। अब ये चीज़ याद रखना। तो ए का पोजीशन आपको याद रखना, ये ट्रिक दे रहा हूँ मैं अगर आपको। अगर ए का मेटल आपको सारा का सारा ए अगर टेट्राहेड्रल में मिलता है तो नॉर्मल स्पिनियल कहते हैं, और अगर सारा का सारा ए अगर आपको ऑक्टाहेड्रल में मिलता है तो हम उसको इन्वर्स स्पिनियल कंपाउंड कहते हैं। देखो अब हमें पता है जब भी एक ऑक्सीजन एफसीसी बनाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बनाएगा, एफसीसी बनाएगा, यानी जिसको हम सीसीपी भी कहते हैं। अब ऑक्सीजन अगर एफसीसी बनाएगा तो उसके 4 मेटल्स प्रेजेंट होंगे, 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हो जाएंगी। अब हमारा जो ए है नॉर्मल स्पिनियल में वो 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, यानी 8 में से सिर्फ एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। 1/8 × 8 कितना आके आ जाता है, 1। और हमारा जो मेटल बी होता है बी, वो हमारा 1/2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, यानी 1/2 × 4, यानी 4 में से 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन ऑक्यूपाई करता है, मेटल बी ऑक्यूपाई करता है। तो कुल मिला के हमारे पास जो कंपाउंड का रेशियो आता है 1:2:4 आता है। लेकिन इन्वर्स स्पिनियल में क्या होता है, ए का पोजीशन अब बदल जाता है। ए जो टेट्राहेड्रल में था अब वो कहाँ चला जाता है, ऑक्टाहेड्रल में चला जाता है, वो भी 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाता है। समझ में आ रहा है, 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अब इसके बाद आपका जो बी है जो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में था वो भी स्प्लिट हो जाता है। वो स्प्लिट कैसे होता है, 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाता है और 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। 1/8 टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया, 1/8 × 8, और 1/4 ऑक्टाहेड्रल का मतलब 1/4 × 4। तो यहाँ पे 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 + 1। यहाँ पे 1/4 × 4 तो 1/4 × 4, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 4, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आप देखो अगर रेशियो उतना ही है, ए अभी भी 1 है, बी अभी भी 2 है और ऑक्सीजन अभी भी 4 है, बस फ़र्क क्या पड़ गया है, इन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया। याद रखने का ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं आपको, ए का पोजीशन पे फोकस करो, ए की पोजीशन की। अगर सारा का सारा ए टेट्राहेड्रल में है तो वो स्पिनियल कंपाउंड है, और अगर सारा का सारा ए ऑक्टाहेड्रल में है तो वो इन्वर्स स्पिनियल कंपाउंड है। और बी अपनी पोजीशन बदल लेता है, पहले वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है, फिर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में हाफ और हाफ यहाँ चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। अब आते हैं लास्ट स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है कोरोंडम स्ट्रक्चर। देखो कोरोंडम स्ट्रक्चर इन मॉलिक्यूल्स की खासियत होती है जो Fe2O3, Al2O3, Cr2O3, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो A2O3।
तो A2O3, अब इसमें ऑक्सीजन आपका बनाता है HCP स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जिसको हम AB अरेंजमेंट भी कहते हैं 3D में। तो अगर ये लेयर आपकी A है, ये लेयर आपकी B है, ये लेयर आपकी A है, मैंने इसको पहले वीडियो में, प्रोबेबली पहले या दूसरे वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के कितने एटम्स होते हैं? 6 एटम्स होते हैं, हमने कैलकुलेशन करना सीख लिया है। अगर 6 एटम्स हैं तो 6 ऑक्टाहेड्रल और 12 टेट्राहेड्रल होल्स होते हैं। तो आपका A कहाँ प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर +3 चार्ज है? तो टू थर्ड ऑक्टाहेड्रल होल्स में, 2/3 ऑक्टाहेड्रल होल्स में आपका A प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो इसीलिए हमारे पास अब जो A का रेशियो निकल के आता है वो आता है 4, क्योंकि 2 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और ये 6, तो 4:6 का एक्चुअल रेशियो आता है। 4 A और 6 ऑक्सीजन मिला के एक यूनिट सेल बनाते हैं। दैट सिंपली मीन्स 2:3 का हमारे पास स्ट्रक्चर आता है। दैट इज A2O3, Fe2O3, Al2O3, Cr2O3। अब सिर्फ याद क्या रखना इस स्ट्रक्चर में कि ऑक्सीजन ने क्या बनाया, जितने भी ऑक्सीजन है वो क्या बनाएगा? HCP। और आपका आयन कहाँ प्रेजेंट होगा, या एल्यूमिनियम या क्रोमियम कहाँ प्रेजेंट होगा? 2/3 ऑक्टाहेड्रल होल्स में प्रेजेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है भाई इस स्ट्रक्चर में आपने 2 चीज़ें देखी, सीजियम क्लोराइड, NaCl, जिंक सल्फाइड, डायमंड, उसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड, उसके बाद में स्पीनियल कंपाउंड, उसके बाद में कोरंडम का स्ट्रक्चर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं, आप इसको बार बार जाके देख सकते हो। अगर और डिटेल में देखना चाहते हो, बहुत अच्छे ज़्यादा डिटेल में, तो आप मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट केमिस्ट्री अनटोल्ड। आप केमिस्ट्री अनटोल्ड को भी विजिट कर सकते हो, आपको वहाँ पर भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं जो कि थोड़े डिटेल में हैं, आप वहाँ पर भी उनको जाके देख सकते हो। अदरवाइज़ जो बच्चा JEE की तैयारी कर रहा है और जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसको इन स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।